हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसका आज क्लास नंबर 6 है। बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा दिया है। इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, वहाँ से स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर देखते हुए आइएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। इसका भी सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक करा दिया है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर, जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली। साथ ही साथ मैं सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी और उसके आंसर भी प्रोवाइड करूँगी और एट लास्ट पेपर एनालिसिस भी कराऊँगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियोज़ प्रॉपरली आती रहेंगी। अगर हो सकेगा तो एक दिन में हम पूरा यूनिट कवर कराने की कोशिश करेंगे, 3 से 4 वीडियोस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ये टॉपिक भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इससे जो क्वेश्चन जो बनते हैं और डिफाइन कर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसमें डायटॉमिक मॉलिक्यूल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे। जिस सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस में स्टार्टिंग से देखते हुए चलिएगा। सारी क्लासेस प्रॉपरली हो रही हैं। कोई भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं हम जानते हैं। जो मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। ठीक, और मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। एटम्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के एटम्स हो सकते हैं। कहीं पर जो सेम एटम से बनता है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो डिफरेंट एटम से बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या आता है? जो सेम एटम से बनता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, सिर्फ हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखिए, जो मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल जो बनते हैं एटम से बनते हैं। इसमें 2 पार्ट हो सकते हैं। पहला, जिसमें सेम मॉलिक्यूल हो, सेम एटम हो, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक, जो कि सेम नंबर ऑफ एटम से बना होता है उसको मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको लाते हैं। और जो डिफरेंट एटम से बना हो उसको कहते हैं कंपाउंड्स। इसको बेसिक है, इतना डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स एटम से बनता है, और एटम भी 2 टाइप के होते हैं। जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। और जो सेम नंबर ऑफ एटम आता है इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जिसमें सिर्फ एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले सिंपल वे में समझ लीजिए। एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। मान लो H2 हो गया, N2 हो गया, B2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया। तो ये सारी चीज़ें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। फिर उसके बाद जो थर्ड आता है इसके अंदर, वो होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक से ज़्यादा नंबर में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें और आती है। ट्राई मॉलिक्यूल्स क्या होता है और टेट्रा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। ठीक, इसको टेट्रा एटॉमिक और ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के नाम से इसको जानते हैं। इसके 2 से अधिक इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें लिखिएगा।
ठीक, एग्जाम्पल हो गया। इसमें O3 हो गया, ओजोन हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया। तो ये सारे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक का नाम है। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम हो उसको कंपाउंड कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला जो होता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे बोरोन, कार्बन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिर्फ एक ही नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए। डाई का मतलब होता है दो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें H2 हो गया, H और H दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गया ना, तो H2 हो गया, N2 हो गया, B2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर ट्राई आ सकता है, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स और 4 मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक के अंदर आता है। जैसे कि O3 हो गया ट्राई मॉलिक्यूल के लिए, टेट्रा मॉलिक्यूल के P4 हो गया, और पॉली जाने के लिए S8 हो गया। मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसी टाइप के आप लोगों को डेफिनेशन भी पूछा जाए। आपसे पूछ लिया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के भी क्लासिफिकेशन होता है। एक होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, और एक हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी एक होमोन्यूक्लियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, एक हेट्रोन्यूक्लियर होता है। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो इसके बिल्कुल भी मत किया करिए, और बहुत ही फास्ट करके मत देखा करिए, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। नोट्स प्रॉपर्ली बनाए रहे होंगे आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएंगे। जो नहीं बनाएंगे वो लास्ट में पछताएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब जो इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मैंने आप लोगों को समझा दिया, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम एग्जिस्ट करता है वो मोनो एटॉमिक कहलाता है। एक बार लिखवा भी देती हूँ। अच्छा चलिए, पहला डालेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल which is covalently bounded only one atom is known as monoatomic मॉलिक्यूल। ये तो कोवैलेंटली बाउंडेड मत लिखिए, इसमें लिख ले द मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली सही था, नहीं तो डिफिनीशन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोवेलेंटली उसमें आता है जब दो बॉन्ड बनाया जाता है। मेन चीज़ आप लोग यही फोकस कीजिए कि जो जितना इम्पॉर्टेंट है उसी पे फोकस कीजिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है तो उसमें मैं आप लोगों को बताती हुई हूँ कितना क्या लिखना, जितना ही लिखवाऊँगी आप लोगों को उतना ही आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखना है। ठीक, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आप लोगों को समझाया कि द मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन एटम इज़ नोन एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें सिर्फ एक एटम होता है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आता है। अब ये आता नहीं है ज़्यादा, जो मेनली पूछा जाता है वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें लिखेंगे द मॉलिक्यूल विच इज़ अ कोवैलेंटली, इसमें कोवैलेंटली बॉन्ड बनेगा, बाउंडेड सेट ऑफ टू एटम्स are known as diatomic मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम से मिलकर के एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया था, H2 बता दिया था। अब देख लीजिए B2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, CO हो गया। तो ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी आते हैं। इसमें सेम नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, मतलब जैसे ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का भी हो सकता है, लेकिन अगर कार्बन का है
ऑक्सीजन का भी हो सकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स इसमें होने ही चाहिए। ठीक, ये डाई एटॉमिक आ गया। अब डाई एटॉमिक का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप का है, तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक 2 तरह से क्लासीफाई है। सबसे पहले होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल और हेट्रोन्यूक्लियर। होमो न्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर, TRO, हेट्रो न्यूक्लियर। ये 2 तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2 सिमिलर एटम्स होते हैं, मतलब 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियस होते हैं, या कह सकते हो 2 सिमिलर एटम्स होते हैं। देखिए इसको सिंपल में समझा देती हूँ, इससे ज़्यादा बनता नहीं है। इसमें लिखिएगा कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर एटम्स। 2 सिमिलर एटम्स होते हैं, जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया। इसमें एटम जो होने चाहिए सेम ही होने चाहिए। ठीक, अभी मैंने बताया डाई एटॉमिक में 2 मॉलिक्यूल्स तो होने ही चाहिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। वही चीज़ क्लासिफिकेशन किया गया कि होमो न्यूक्लियर, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, तो इसमें जो 2 सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए इसमें, और हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होना चाहिए, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। इसमें लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट एटम। 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए, जैसे कि CO हो गया, NO हो गया। तो इसमें एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई तरह का डाउट ना रहे, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम पाया जाए। ठीक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम पाया जाए और कोवैलेंटली बाउंडेड हो, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से ये बाउंडेड होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है, इसका एग्जाम्पल H2, B2, O2, F2, CO और NO हो गया। इसका क्लासिफिकेशन देखा तो इसे 2 टाइप में हो, होमो न्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल का बनना जो कि 2 सिमिलर एटम से बन रहे हो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से H2 बन रहा है, और क्लोरीन से Cl2 बन रहा है, O2 ऑक्सीजन किससे बन रहा है, ऑक्सीजन का बन, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 सेम एटम से बन रहा हो उसको होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो 2 डिफरेंट अलग अलग एटम से बन रहा हो उसको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर CO और NO आता है। अब इसके में हम देखते हैं पॉली एटॉमिक क्या होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक हमारे एटम्स प्रेजेंट हो। तो लेकिन द मॉलिक्यूल्स containing 2 और मोर एटम्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स प्रेजेंट हो, आर नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल जैसे कि O3 हो गया, H2SO4 हो गया, और HCO3 नेगेटिव हो गया। तो ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम्स प्रेजेंट हैं, और ये भी 2 टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है, एक होमोन्यूक्लियर है और एक हेट्रोन्यूक्लियर है। ठीक, तो इसमें देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। 2 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है, कौन कौन सा, एक होमोन्यूक्लियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक है हेट्रोन्यूक्लियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, इसमें क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, 2 और 2 से अधिक जो एटम्स यूज़ होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक, और इसमें 2 या 2 से अधिक जो एटम होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर
सिमिलर एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक, जैसे कि ओजोन हो गया O3, मतलब इसमें जो प्रेजेंट हुआ है ओजोन हो गया कि इसमें जो तीनों मॉलिक्यूल है सेम टू सेम है। इसमें क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट। इसमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में H2SO4 नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख लीजिए, जब तक आप लोगों को समझ में ना आ जाए। नोट्स भी प्रॉपरली आप लोग बनाते हुए चलिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मोनो एटॉमिक अच्छे से समझा दिए, जिसमें 1 मॉलिक्यूल हो, डाई एटॉमिक 2 मॉलिक्यूल हो, और ये भी 2 टाइप में है, होमोन्यूक्लियर जिसमें सेम 2 मॉलिक्यूल हो, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब अलग अलग 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स हो, 1 एटम 2 एटम और सेम टाइप के 2 एटम होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के 2 एटम होना चाहिए। पॉली एटॉमिक 2 से ज़्यादा एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा एटम एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन वो सेम होने चाहिए, और 2 से ज़्यादा एग्जिस्ट करने चाहिए लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज मैंने आप लोगों को समझा भी दिया, लिखवा भी दिया। आप लोगों को काम है नोट्स बनाना, इसको रिवीजन भी करते रहिए। 1 हफ्ते आप लोगों को बीत जाए तो आप लोग उसको रिवीजन भी करते रहिए, और जितना आप लोग ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना तो उतना ज़्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर बहुत बार न्यूमेरिकल में पूछा गया है, तो इसको मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देती हूँ, डिफिनीशन बता देती हूँ, और 2 क्वेश्चन करा दूंगी जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। वही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो उससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। ठीक, तो उससे पहले डाइपोल मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ इसमें। इसको स्टार्ट करने से पहले डाइपोल मूवमेंट छोटा सा है, समझ लीजिए। डाइपोल मूवमेंट जिसका यूज़ होने वाला है, बस उतना ही फॉर्मूला समझा देती हूँ। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू आर। Q क्या होता है, चार्ज होता है, R क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए Q इज इक्वल टू चार्ज, और R क्या होता है, इसका रेडियस या साइज कह सकते हो। और ये Q जो चार्ज होता है वो N इंटू E होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और उसका नंबर होता है। ठीक, तो ये जो होता है इसको हम लोग NE भी लिख सकते हैं इंटू R। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, इसका ही परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में यूज़ होने वाला है। ठीक, तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, परसेंटेज, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का यूज़ करके हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। अब ये क्या होता है, तो लिखेंगे द डाइपोल मूवमेंट कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कहीं पर ऐसे भी लिखा हो परसेंटेज तो समझ जाइएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात हो रहा है, ऑफ द फ्रैक्शनल चार्ज, मतलब कुछ अमाउंट के चार्ज के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड। इसमें कह रहे हैं जो डाइपोल मूवमेंट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो लिखना है, और डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेटेड वाला लिखना है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100। इसको क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिएगा, जो कि 2022 या 23 में आया हुआ क्वेश्चन था कि हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है HBr का। फाइंड आउट परसेंटेज
आयनिक कैरेक्टर फॉर HBr, जिसमें से हमें म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू दी गई है। म्यू ऑब्जर्व दिया गया 0.82D। ठीक, अब इसमें डी क्यों लिखे हैं? डी का मतलब होता है डेबाई, मतलब इसकी जो डायपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है वो है डेबाई। ठीक, और इसमें क्या दिया गया है? बॉन्ड लेंथ दिया गया है, मतलब उसकी रेडियस जो कह सकते हो, बॉन्ड लेंथ दिया गया है 1.41 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। और इसमें हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालना है? सबसे पहले जो बॉन्ड लेंथ दिया गया है इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, हमें निकालना है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जिसका फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो उससे पहले म्यू ऑब्जर्व तो हमारे पास दिया गया है, म्यू कैलकुलेटेड निकालना है। तो म्यू कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे? म्यू कैलकुलेटेड, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू आर, मतलब वही जो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू आर। और हम जानते हैं Q की जगह हम लोग रख सकते हैं NE और R की जगह R लिख देंगे। फिर इसके बाद जो NE का जो इसमें मोल दिया गया है, N की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू चार्ज जो होता है 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसमें 1 इसमें पाया गया है, मतलब एक मॉलिक्यूल का यूज़ किया गया। इसमें H लिखेंगे तो इसमें जो 1 आएगा वो उसी की वजह से आएगा। फिर उसके बाद हमें रेडियस क्या दिया गया है? जो बॉन्ड लेंथ होता है वही हमारा रेडियस होता है, ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.41 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, ये था 1.41 इंटू 10⁻10 होता है। -10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं और -8 को सेंटीमीटर कहते हैं। जब इसे 2 कम कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो म्यू कैलकुलेटर निकालेंगे Q इंटू आर, क्योंकि जगह NE, फिर इंटू आर और NE की जगह N की जगह 1 और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हमेशा N की जगह 1 ही रहेगा। ठीक, और R की जगह क्या लिखेंगे 1.41 इंटू 10⁻⁻8 और ये सेंटीमीटर में रहेगा। ये कूलम में है, ये सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक, और जिसकी म्यू कैलकुलेटर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये 1.6। एक मिनट, ये कूलम को हम लोग कूलम को चेंज कर लेते हैं, कूलम को ESU में चेंज कर लेते हैं तब सॉल्व हो जाएगा। ये लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और हम जानते हैं 1 कूलम की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻9 ESU। इसको आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻9 और इसको लिख देंगे 1 ये कितना आ जाएगा 1.41 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो म्यू कैलकुलेटेड आना चाहिए वो डेबाई में आना चाहिए। और डेबाई जो होती है, डेबाई को हम लोग ESU यूनिट में भी लिख सकते हैं। ठीक, ESU सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। पहले मैंने क्या किया, हमें डायपोल मोमेंट निकालना है और हम जानते हैं Q इंटू आर होता है। Q की जगह NE लिखे, N की जगह 1 लिखे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम की जगह हमने क्या कर दिया 3 इंटू 10⁻9 कर दिया और रेडियस की जगह एज इट इज़ चलता गया। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.77 और ESU ये ESU में था और ये सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.77 ESU सेंटीमीटर, जिसे हम डेबाई के नाम से भी जानते हैं और D से डिनोट करते हैं। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं, क्योंकि म्यू कैलकुलेटेड हमें निकल आया है, म्यू ऑब्जर्व दिया है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर म्यू ऑब्जर्व कितना है? म्यू ऑब्जर्व इसमें दिया गया 0.82 डेबाई। ये क्या दिया गया 0.82 डेबाई, तो ये हो गया 0.82 डेबाई। और नीचे म्यू कैलकुलेटेड हमने निकाला 6.77 डेबाई मल्टीप्लाई बाई 100। डेबाई से डेबाई कैंसिल आउट हो गया और ये इसको हम लोग लिख लेंगे, ये आ जाएगा 82 अपॉन 6.77 हो जाएगा ये,
क्योंकि इसको हटाया तो ये 100 नीचे आया, 100 से 100 काट दिए हमने तो 82 हो गया, और ये नीचे 6.77। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स इसमें 12% बनेगा, मतलब जो HBr है इज़ 12% आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या निकाला, म्यू ऑब्जर्व दिया गया, बॉन्ड लेंथ जो होता है रेडियस होता है। हम जानते हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व अपन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। म्यू कैलकुलेटर निकाला Q इंटू R से, ठीक। कूलम में इसको कर लिया और फिर उसके बाद कूलम से ECU में बदला, ESU में बदला, ठीक। फिर उसको सॉल्व करके आगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। यहाँ से पॉइंट गया, नीचे 100 आया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 82 बचा, नीचे 6.77 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 12% निकल के आएगा, जो HBr होता है, मतलब 12% आयनिक कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देती हूँ मैं आप लोगों को, इसको होमवर्क करके लाइएगा आप लोग। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि HCl का फाइंड आउट परसेंटेज आयनिक, आप लोग बताएंगे कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है फॉर HCl का, जिसमें का डायपोल मोमेंट दिया गया है, डायपोल मोमेंट, और ये हमेशा म्यू ऑब्जर्व्ड होता है, ठीक। कैलकुलेटेड हमें निकालना रहता है, ये क्या होता है ऑब्जर्व कितना दिया गया है 1.03 D। ये पेपर में नहीं लिखा रहेगा कि ऑब्जर्व्ड है कि नहीं है, ठीक। और बॉन्ड लेंथ इसमें दिया गया है, बॉन्ड लेंथ कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और HCl के लिए हम निकालेंगे, ठीक। इसका भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऐसे ही निकलेगा। तो आप लोग इसका ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इग्नोर मत कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। और भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। बाकी आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश भी पढ़ना है तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कम्युनिटी टैब में मैं आप लोगों के कमेंट मेंशन भी करती हूँ, उसमें भी कोई डाउट पूछना रहता है तो पूछ सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, दिल से अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं जो मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को। और ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा लोग बताएंगे ना तो मैं उन लोग के कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के कम्युनिटी टैब में भी मेंशन करूँगी, ठीक। तो और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।